ओशो, हर बार की तरह मैं कहता हूँ एक बार फिर से कि ओशो न जन्मा न मरा, सिर्फ इस प्लैनेट पे 1931 से 1990 तक मूव करा। वो यहाँ पे सिर्फ ज्ञान बांटने आए थे। लेकिन एक चीज़ है जो सोचने वाली है, वो ये कि ओशो इतना लिटरेचर कब पढ़ा, कब उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया कि वो लोगों को, हम सबको आगे समझा रहे हैं, समझाने के काबिल हुए। ऐसे ऐसे फिलोसफर्स के बारे में ओशो ने अपने प्रवचनों में बताया है जिनके बारे में हमने उससे पहले ना कभी पढ़ा ना सुना। मेडिटेशन करने के जो तरीके ओशो ने बताए वो आज तक नए ही हैं, लोग अभी भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने प्रवचनों में ओशो एक नाम लेते थे, च्वांग त्जू, चाइनीज एक दार्शनिक हैं। उनके बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बताया। अपनी एक बुक लिखी, द एम्प्टी बॉट। एम्प्टी बॉट का मतलब है एक खाली कश्ती, जो किश्ती होती है जिसमें नाव जिसको हम बोलते हैं, द एम्प्टी बोट। उसके पहले ही चैप्टर में इन्होंने त्वांग के बारे में लिखा है कि च्वांग त्जू एक बहुत ही दुर्लभ फूल की तरह है। Because to become nobody is the most difficult, almost impossible, most extraordinary thing in the world. ये ओशो ने लिखा उनके बारे में कि कुछ ना होना सबसे मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये एक तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असामान्य काम है। च्वांग त्जू कहते हैं टू बी ऑर्डिनरी इज टू बी द सेम। मतलब आप आम इंसान बन के रहो, एक बुद्धिमता है और एक बुद्धिमान इंसान बन के रहो। कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा, कोई ये नहीं फील करेगा, समझेगा कि आप कुछ हो या कुछ अलग हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। च्वांग त्जू ये भी कहते हैं आप किसी भीड़ में, किसी मेले में जाके खड़े हो जाओ आम इंसानों की तरह, किसी को नहीं पता कि बुद्ध इस भीड़ में खड़े हो चुके हैं या आ चुके हैं। कोई ये समझने की कोशिश भी नहीं करेगा, फील भी नहीं करेगा कि ये कुछ अलग है, ये इंसान कुछ अलग है। क्योंकि अगर कोई ये फील करना शुरू कर दे तो उसकी अपनी ईगो हर्ट हो जाती है, क्लैमिटी और डेंजर हो जाता है, उसका गुस्सा, आक्रोश बढ़ जाएगा, ये मेरे से बेटर कैसे है। उसकी ईगो हर्ट हो जाती है एंड ही स्टार्ट्स रिएक्टिंग, ही स्टार्ट्स अटैकिंग यू। वो इतना रिएक्ट करेगा कि आप पे हमला भी कर सकता है। ये सब ओशो ने द एम्प्टी बोट नामक अपनी बुक में, अपनी किताब में लिखा, पहले ही चैप्टर में लिखा है। च्वांग त्जू कहते हैं द रियल, द डिवाइन, द एग्जिस्टेंशियल इज टू बी अटेन्ड बाय लूजिंग योर सेल्फ कंप्लीटली इन इट। मतलब आप उसमें इतना खो जाओ कि आप ना रहो, कि तुम ना रहो, वो हो जाओ। इवन द एफर्ट टू अटेन इट बिकम्स अ बैरियर। एक आम इंसान के लिए ये सब करना सामान्य बात नहीं है ना। आप उसके ध्यान में इतना खो जाओ कि आप ना रहो, ये एक मुश्किल काम है और यही आपके लिए एक बैरियर बन जाता है। देन यू कैन नॉट लूज योर सेल्फ, और आप मैं को नहीं मार पाते हो। इवन द एफर्ट टू लूज योर सेल्फ बिकम्स अ बैरियर।
जब आप अपने अंदर की मैं को मारना शुरू करते हो तो वही आपका गतिरोध हो जाता है। ये च्वांग कहते हैं। और ये ओशो ने अपनी एक और किताब व्हेन द शू फिट्स उसके पहले चैप्टर में लिखा है। ओशो बहुत सारे दार्शनिकों के बारे में, बहुत सारे रहस्यमय लोगों के बारे में इतना बारीकी से जानते थे, ये सोचने वाली बात है। आगे लिखते हैं, च्वांग त्सू कहता है, इवन द डिस्टेंस ऑफ अ हेयर इज इनफ। बारीक बाल जितना डिस्टेंस ये भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड द हेवन एंड द अर्थ फॉल अपार्ट। सिर्फ बारीक बाल जितने डिस्टेंस से स्वर्ग और नरक अलग हो सकते हैं। सिर्फ एक बाल जितना वक्फा, हेयर जितना डिस्टेंस। जो आप ये समझो कि एक बाल के जितना डिस्टेंस नेग्लेजिबल होता है, नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इतना सा फर्क स्वर्ग और नरक को अलग कर देता है। और इतना सा ही फर्क धरती और स्वर्ग को अलग कर देता है। बट इट इज इनफ टू सेपरेट अर्थ फ्रॉम हेवन। और सिर्फ इतना सा ही फर्क होता है किसी के अंदर ज्योति जगाने में। जब अंदर एक ज्योत जल जाती है, सिर्फ बाल जितना फर्क होता है। ओशो ने अपनी एक बुक थियोलॉजिया मिस्टिका में 5वें चैप्टर में ये लिखा है, even that much difference is not there, one is enlightened। जब ये फर्क खत्म हो जाता है, ये बाल जितना फर्क भी खत्म हो जाता है, तो अंदर एक ज्योत जल जाती है। ओशो बताते हैं च्वांग त्सू के बारे में कि ये बहुत रेयर यानी च्वांग त्सू को समझना बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि बहुत दुर्लभ प्राणी है। इन द वे मोस्ट यूनिक मिस्टिक इन द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ मैन। इंसानी हिस्ट्री में, इतिहास में सबसे ज़्यादा दुर्लभ और विस्मयकारी मिस्टिक इंसान रहे हैं च्वांग त्सू। His uniqueness is that he talks in absurdities। मतलब उनकी खूबी रही है, वो विसंगतियों के बारे में इतने आराम से, आसानी से बता देते थे जितना कोई सोच भी नहीं पाता। उनकी लिखी हुई सारी शायरी, सारी कविताएं, सारी कहानियां एक विसंगतियां ही हैं। एंड हिज रीजन टू चूज absurdity as his expression is very significant। अपनी इन विसंगतियों को उन्होंने इसीलिए चुना, इन चीज़ों के ऊपर बोलने, विसंगतियों के ऊपर लिखना और बोलना, क्योंकि ये इनकी यूनिकनेस रही है और वो उनको बारीकी से समझते थे और बताते थे। द माइंड हैज़ टू बी साइलेंस्ड, क्योंकि वो कहते हैं कि इंसानी मन शांत रहना चाहिए, दिमाग और भी काम और भी शांत रहना चाहिए, तो आप समझ पाओगे। विद एनीथिंग रेशनल इट कैन नॉट स्टॉप, इट गोज ऑन एंड ऑन। ये रुक ही नहीं सकता, चलता रहेगा। अगर आपका दिमाग जो है भागता रहेगा, यानी घोड़े की तरह दौड़ता ही रहेगा, तो ये चलता ही रहेगा। It is only the absurd that suddenly shocks the mind. It is beyond mind's grasp.
ओशो कहते हैं कि इनकी कहानियाँ, इनकी कविताएं और इनकी दूसरों के बारे में स्टेटमेंट्स या कही गई बातें इतनी अब्सर्ड हैं, इतनी अब्सर्ड मतलब इतनी बेतुका है कि आदमी एकदम से शॉक में आ जाए। तो कई दफ़ा लोग ये सोचते हैं कि ये कोई पागल इंसान है। Those who were courageous enough to remain with him found that no other meditation is needed. माने जो लोग इसके साथ फिर भी रहे, ये जानते हुए भी कि ये बेतुका बोल रहा है लेकिन कुछ तो कह रहा है, तो उन्होंने बाद में ये रियलाइज़ किया कि और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, यही सबसे अच्छी मेडिटेशन है। उसकी बेतुकी बातें सुनना, दिमाग काम करना बंद कर देना, यही तो एक मेडिटेशन है। मेडिटेशन इज नॉट ऑफ माइंड, ये लिखा है ओशो ने अपनी एक किताब द रेजर्स एज, उसके 14वें चैप्टर में। च्वांग त्सू के बारे में बताते हुए ओशो कहते हैं कि मुझे बहुत पसंद है। ओशो उससे प्रेम करते थे, और जब ओशो कहते हैं आप किसी के लिए प्रति बात करते हैं, उसके प्रति प्यार रखते हैं, तो आप एक्सट्रीम, एक पूरे एज पे जाके उससे प्यार करें, तो आप उसके बारे में गहराई से बात कर सकते हैं। Exaggeration, but to me they don't sound like that. I could give the whole kingdom of the world to Chuang Tzu for any single parable that he wrote. ओशो कहते हैं कि उनकी लिखी हुई, चाहे बेतुकी थी, उनकी लिखी हुई कविताएं, स्टेटमेंट्स मुझे इतनी प्रिय रही हैं कि मैं ये सारी दुनिया उसके नाम कर दूं, उसकी सिर्फ एक लिखी हुई कविता मुझे वो दे देगा, और वो तो सैकड़ों लिख के गया है, और हर एक सरमोन ऑन माउंटेन, मतलब हर एक उसकी लिखी कविता पहाड़ से भी ऊंची है। अ सॉन्ग ऑफ सोलोमन, अ भगवत गीता, उसकी तुलना उन्होंने इन कविताओं के साथ की है। ईच पैराबल प्रेजेंट्स टू मच एंड सो रिचली दैट इज इमेयरेबल। उसकी लिखी हुई हर एक बात इतनी गहरी है, इतनी रिच है कि उसको आप नाप नहीं सकते, कोई पैमाने में माप नहीं सकते। ये सब लिखा है ओशो ने अपनी एक और बुक जिसका नाम है बुक्स आई हैव लव्ड, उसके 14वें चैप्टर में। ओशो ने हर एक रहस्यवादी, हर एक दार्शनिक, हर एक संत सन्यासी जो उस दौर के रहे हैं या उससे बहुत देर पहले के रहे हैं, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा, बताया, समझाया है। मुझे एक चीज़ हैरान करती है कि इतना कुछ ओशो को कैसे पता। तो फिर मुझे याद आन पड़ता है कि ओशो तो ना जन्मा ना मरा, वो तो सिर्फ इस प्लेनेट पे आया। तो ओशो क्यों महान रहे हैं, उसका कारण एक ये भी है कि ओशो में ज्ञान काफ़ी था। अब बुद्ध तो उनसे बहुत देर पहले आए हैं, महावीर उनसे बहुत देर पहले आए हैं, लेकिन वो बुद्ध और महावीर को इतनी सरलता से व्याख्यान करते हैं, बताते हैं जैसे वो उनके साथ रहे हैं।
ऐसे ही च्वांग त्ज़ू के बारे में, ऐसे ही बायजीद के बारे में, ऐसे ही और जो उन दार्शनिक रहे हैं और रहस्यवादी रहे हैं उनके बारे में ओशो ने बहुत कुछ लिखा है, बताया है। बहाउद्दीन के बारे में मैंने आपसे शेयर किया, आदि शंकराचार्य जी के बारे में और किन किन के बारे में इन्होंने बोला है या लिखा है वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। लेकिन आपका साथ बना रहना चाहिए, आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए, आपका इनकरेजमेंट बना रहना चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। और जितना मैं समझ सका हूँगा या समझूंगा, जितना मैं ट्राई कर रहा हूँ उतना मैं आपसे शेयर भी करूँगा, क्योंकि महान लोगों को समझना कोई आसान बात नहीं है। तब जो मैं और समझूंगा मैं आपसे शेयर करूँगा। तब तक बने रहिएगा, साथ बनाए रखिएगा। जय हो।